नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सबकी निगाहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण पर टिकी हुई थी। चुनाव पहले चरण का लगभग संपन्न हो चुका है, जहां तक खबरें मिल रही हैं, और अभी पूरा डाटा आना बाकी है कि कितने फीसदी वोट जो है वो पोल हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक 60% से ज्यादा वोट पोल हुआ है। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले चरण की जहां तक बात है, यह 11 जिले की 58 सीटों पर वोटिंग हुई। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक जारी रहा। लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पहले चरण में शामली, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिलों की विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। इन सीटों पर कुल 623 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे, जिनमें 73 महिला उम्मीदवार हैं। यानी कि इन 623 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इनमें से किसे जीत मिलती है, किसको हार, इसका फैसला 10 मार्च को होगा। लेकिन पहले चरण के इस मतदान का असर आने वाले 6 चरणों पर कैसा होगा, यह बड़ा सवाल है। और इसमें वोट परसेंट जो पोल हुआ है वो क्या इशारा कर रहा है, बड़ा सवाल है। पहले कुछ सवाल आपको दिखाते हैं, 2-4 सवाल ऐसे जिन पर चर्चा करना जरूरी है। एक एक करके सवाल आपको दिखाते हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि कितना पश्चिमी यूपी में जातीय समीकरण है, वो भी जरा आप देख सकते हैं लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से। मुस्लिम 27% है, जाट 17% है, राजपूत 8% है। ये कितना असर डालते हैं वोट पर, बड़ी बात है। यादव भी लगभग 7% की बात जो हम कर रहे हैं, 7% वोट इनका है। गुर्जर 4% वोट पर अपना अधिकार रखते हैं। 58 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों की बात है तो बीजेपी ने एक भी उम्मीदवार मुस्लिम मैदान में नहीं उतारा। आरएलडी सपा ने 12 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। कांग्रेस ने 11 मुस्लिम चेहरों को पहले चरण में टिकट दिया। शामली में 3 सीट पहले की बात करें, 1 पर सपा, 2 पर बीजेपी ने पहले कब्जा किया था। आगरा में 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। अलीगढ़ में 7 सीटें, 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। मथुरा में 5, जिसमें से 4 बीजेपी और बीएसपी के खाते में 1 सीट गई थी। मुजफ्फरनगर में 6 सीटें, 6 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया था। मेरठ में 7 सीटें, 7 में से 6 भारतीय जनता पार्टी के पाले में, 1 सीट पर सपा ने कब्जा किया। बागपत 3 सीट, 2 बीजेपी और 1 आरएलडी ने यह सीट जीती। गाजियाबाद में 5 सीटें, बीजेपी ने 5 सीटों पर कब्जा किया, यानी एक तरह से क्लीन स्वीप। गौतम बुद्ध नगर में 3 सीटों पर बीजेपी का क्लीन स्वीप रहा। हापुड़ में 3 सीट, 2 पर बीजेपी, 1 पर बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। बुलंदशहर 7 सीटें, 7 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। और 9 मंत्रियों की परीक्षा इस पहले चरण में है। गन्ना विकास मंत्री, व्यावसायिक शिक्षा राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, ये नाम लगातार आपको बता रहे हैं। खाद्य नियंत्रण राज्य मंत्री दिनेश खटीक, इनकी भी किस्मत दांव पर। स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अतुल गर्ग गाजियाबाद से। पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल कुमार शिकारपुर बुलंदशहर से। दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण छाता मथुरा इस विधानसभा सीट से। खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री जीएस धर्मेश आगरा कैंट से। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये वित्त राज्य मंत्री संदीप सिंह, इन तमाम मंत्रियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब परीक्षा इनकी है। अब पहले चरण का मतदान जिसकी बात कर रहे हैं, कितना धमाकेदार रहा पहला चरण, सबकी निगाहें इस पर टिकी है। कौन जीतेगा बाकी 6 दौर का रण, क्या पहला चरण तय करेगा कि बाकी के 6 चरण कौन जीतेगा? 60% प्लस जो अनुमान के मुताबिक, इतना ज्यादा मतदान होना किसके पक्ष में जाएगा और मतदान में किस फैक्टर ने काम किया, इस पर निगाहें सबकी रही हैं कि कौन सा फैक्टर मतदान में काम करेगा, किसके पाले में ये चीजें जाएंगी। और जो पहला चरण है, उस पहले चरण से क्या आने वाले 6 चरणों की तस्वीर साफ हो पाएगी, यह चर्चा का विषय जरूर रहेगा। और जहां तक वोटिंग परसेंटेज की बात है, फाइनल आंकड़ा अभी आना बाकी है, लेकिन एक अनुमान यह है कि 60% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। उस वोटिंग के जो आंकड़े सामने आएंगे पूरे चुनाव आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग के साइट पर जो नजर आएगा वो भी तय करेगा। लेकिन यह बड़ी बात है कि इतना % वोट पोल हुआ है, वो क्या इशारा करता है। अक्सर देखा जाता है कि वोट % जो है कम होता है तो किसके पाले में जाता है, वोट अगर ज्यादा %
होता है तो उसका फायदा कौन सी पार्टी को मिलता है, चर्चा का विषय अक्सर रहे हैं। चलिए, इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए अनिल गोयल हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। गोयल साहब, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में, आप मेरे साथ जुड़े। और आज चर्चा जो हम कर रहे हैं वो इसी मसले पर कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की जहां तक वोटिंग की बात है, अक्सर देखा जाता है कि पहले चरण में जो बेहतर प्रदर्शन करता है उसका फायदा उसे आने वाले चरणों में भी मिलता है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस पहले चरण के मतदान का जो आंकड़ा सामने आ रहा है मोटा मोटा, उसको देखकर आपको क्या लगता है, क्या परिस्थितियां होने वाली है पहले चरण में और इसका आने वाले चरणों पर किस तरह से असर आप देख पाएंगे? गोयल साहब, बहुत स्वागत है आपका। सर, पहला चरण तो हम जीत रहे हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम हमारी संभावना 55 से 56 सीटें जीतने की है जी, तो निश्चित तौर हम जीत रहे हैं। और लोगों में बहुत उत्साह है और वो वोटिंग कर रहे हैं जी। और भाजपा, योगी जी आ रहे हैं और भाजपा की जीत निश्चित है। आधार क्या मानकर चले? आपने कहा कि पिछली बार आप लोग जिस आंकड़े को आप बता रहे हैं वहां तक नहीं पहुंच पाए थे, 58 सीटों में से 53 आप लोगों ने जीते, लेकिन इस बार आप कह रहे हैं कि 55-56 ये 2-3 सीटें और बढ़ रही हैं। उसके बढ़ने का आधार क्या आपको नजर आता है गोयल साहब? तो योगी जी ने काम करा है, मोदी जी ने काम करा है, और योगी जी ने जो सड़कों का जाल बिछाया है, गरीबों में जो राशन बांटा है, कोरोना काल के अंदर किसी को भूखा नहीं सोने दिया, सबको टीका लगवाया है, और रसोई गैस के कनेक्शन दिए हैं, गांव-गांव में सड़कें बनवाई है, गांव-गांव में बिजली पहुंची है, और कानून व्यवस्था पूरी तरह से कंट्रोल में रही है। और निश्चित तौर पर आतंक, जो गुंडागर्दी के लोग हैं वो या तो जेल में है या घर में बसते हैं या यूपी छोड़कर चले गए, तो ये सब आज हमारे महिलाएं, बेटियां सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। और 5 साल के काम को उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, और उस काम के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर भारी बहुमत से जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। लेकिन गोयल साहब, जो मैं बयानबाजियों की जहां तक बात मैं करूं तो ये बयानबाजियां दोनों ही पक्षों की तरफ से, चाहे वो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष है, वहां पर काम से ज्यादा चर्चा बयानों को लेकर हुई, काम से ज्यादा चर्चा ध्रुवीकरण को लेकर हुई, ऐसा देखने को मिला। तो फिर ये चीजें आपको लगता है कि जो आप काम गिना रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण आपको लगता है, या फिर ध्रुवीकरण को लेकर जो बातें सामने आई वो ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है आपको? क्योंकि ऐसा हुआ है इस पहले चरण में खासकर। ये बयानबाजी विपक्ष की तरफ से हो रही है, विपक्ष माहौल खराब करना चाहता है और विपक्ष ध्रुवीकरण करना चाहता है। हम तो विकास के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं, विकास के आधार पर हमने काम करा है, और निश्चित तौर पर ये विपक्ष जो है वो अपने वातावरण को हारता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो इस तरह की वो बातें कर रहा है और वो मुद्दे से भटक रहा है। हम तो विकास की राजनीति कर रहे हैं, विकास पर ही बात करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश हमने विकास करा है और उस विकास के बल पर ही हम सरकार करते हैं। लेकिन विपक्ष तो ये भी हमारे पास, हमने बिना जात पात का विश्वास करे हमने विकास करा, हर गरीब से गरीब व्यक्ति को हमारी मदद मिली है, चाहे छोटा किसान हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, और चाहे किसी भी जाति धर्म का लोग हो, हर एक का हमने मदद करी है। और टिकट वितरण में भी इस बात का ध्यान रखा गया क्या सर गोयल साहब? टिकट वितरण में क्या सभी जातियों को साधने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, सभी समुदायों को, सभी धर्मों को? हमने टिकट वितरण के अंदर योग्य प्रत्याशी उतारे हैं, योग्य सेवा में विश्वास करते हैं जी, इसीलिए हम निश्चित तौर पर समीकरणों पर ध्यान नहीं, हमने जातियों के समीकरण में काम के आधार पर वोट दिए। जो क्षेत्रीय जनता के साथ काम करे हैं उन सबको हमने वोट दिए। 80 बनाम 20 का आरोप लगता रहा भारतीय जनता पार्टी पर, और पहले ही चरण में हम देख पा रहे हैं कि जिन उम्मीदवारों को आपने मैदान में उतारा है उसमें एक खास समुदाय के लोगों में से किसी को टिकट नहीं दिया गया, जबकि 27% वोट बैंक इसी समुदाय से होकर आता है। नहीं, 80-20 का जो सवाल है वो निश्चित तौर पर जो विपक्षी दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, वो सब 20% का वोट मानते हैं। उन सबका किसी 2%, किसी 4%, 5%, इसलिए सारा विपक्ष 20% पर, 80% पर बेभाजपा। लेकिन मैं जिस समुदाय की बात कर रहा हूँ गोयल साहब, अगर उसकी मैं वोट परसेंटेज की बात को, जिस समुदाय की मैं आपसे बात कर रहा हूं उनका वोट परसेंट 27% है, लेकिन उसमें से एक भी व्यक्ति को आपने, ठीक है माना कि योग्यता के आधार पर टिकट दिया है, लेकिन उस खास समुदाय में से किसी को आपने टिकट नहीं दिया। आपके पास आ रहा हूं, एक दर्शक मेरे साथ है, करीम खान। आ रहा हूं सर, गोयल साहब आ रहा हूं प्लीज। भाई साहब, भाई का आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए, संपर्क जो है वो अनिल गोयल साहब से टूट गया, दोबारा से जुड़ने की हम कोशिश करें। दर्शक मेरे साथ जुड़े, उनसे जरा पूछ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। करीम खान है मध्य प्रदेश से। करीम जी, बहुत स्वागत है आपका।
जी शमशेर साहब नमस्कार। सर नमस्कार। मैं पूछना चाहता हूँ, चुनाव के लिए जो 70 लाख और 40 लाख का प्रोग्राम रखा हुआ है, तो इसमें ये गरीबों की बात करते हैं। गरीब चरित्रवान कब चुनाव लड़ेगा? उसके पास तो इतना पैसा ही नहीं होगा। सवाल ये उठता है कि अगर ये विकास की बात करते, अगर ये विकास किए होते तो आज भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाता। सवाल ये नहीं उठता है कि ये गरीब कब चुनाव लड़े। गरीब की बात करते हो, गरीब को चुनाव लड़ने का कोई रास्ता तो निकालिए। 40 लाख और 70 लाख एक चुनाव में खर्चा दे रहे हैं, आप बता रहे हैं, और करोड़ों रुपया खर्चा होता है। तो चरित्रवान व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं सकता। जी, बहुत अहम बात आपने की करीम खान जी। देखा जाता है कि इस तरह की परिस्थितियां लोकतांत्रिक व्यवस्था में होनी चाहिए कि हर आम आदमी को, गरीब आदमी को भी चुनाव लड़ने का मौका मिले। लेकिन अगर वो चुनाव लड़ता भी है तो देखा जाता है कि उस व्यक्ति का जो वोट पर पकड़ है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है, किसी और वजह से लोग प्रभावित हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया करीम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शक करीम खान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका कहना था कि वोट परसेंटेज की बात अलग है, लेकिन जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, वो चुनाव कब लड़ेगा? वो चुनाव लड़ता भी है तो उसके पास चुनाव में खर्च करने के लिए पैसा होता नहीं है, यह जाहिर सी बात है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री अशोक यादव भी जुड़ गए। यादव साहब, बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। चलिए, धन्यवाद भाई। यादव साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि पहले चरण का जो मतदान है वो क्या इशारा कर रहा है? जहां तक अभी अपडेट मिल रहा है कि 60% से ज्यादा वोट पोल हो चुका है। अब कहीं पर कोई लाइन में लगा है तो पता नहीं, लेकिन जो फाइनल आंकड़े आएंगे उस पर नजर हमारी रहेगी। लेकिन ये जो इशारा कर रहा है वो क्या संकेत कर रहा है? गोयल साहब कह रहे हैं, बीजेपी नेता, कि पहला चुनाव चरण हम जीत रहे हैं, 55 से 56-57 सीटें हमारी आने वाली हैं। इनका दल तो शुरू से ही छोटा बड़ा सब जितने भी नेता हैं, ये सब छल फरेब झूठ का पोटला बांध के निकले हुए हैं जी। इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ। अब गोयल साहब का 56 का मतलब क्या है? आप ये समझिए कि पिछले 2 महीने के अंदर, अच्छा आज राकेश टिकैत जी आए थे, भले उन्होंने खुला समर्थन नहीं किया है, लेकिन राकेश टिकैत जी ने ये कहा कि जिन परिवार के किसानों को धोखा मिला है, जिन परिवार के किसान खत्म हो गए हैं, 707 लोग मरे हैं, 1 साल तक गर्मी सर्दी और पानी में पड़े रहे हैं, ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ। तो लोग समझदार हैं, लोगों को मालूम है किससे वोट देना है, किसने तकलीफ दी है। उन्होंने वोट नहीं मांगे मेरे, लेकिन इशारा किया है कि जिन लोगों को तकलीफ हुई है। मैं नहीं समझता हूं कि कभी भी ऐसा हुआ हो। किसान जो हमारा अन्नदाता है, देखिए वहां का फैक्टर यही है, गन्ना वालों को कोई पैसा सही मिला नहीं। जब पैसा नहीं मिला, गन्ना वाले वैसे पहले से ही परेशान थे। 1 साल का जो आंदोलन था, सरकार तो कह रही है, अशोक यादव, सरकार तो कह रही है 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा गन्ने का हमने दे दिया। हाँ। अरे देखिए, आंकड़े में तो ये मानिए कि मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, यहाँ का बजट 5,76,000 करोड़ रुपए है, मानी 30 लाख करोड़ रुपए। मैं तो ये कहता हूं कि आप 30 लाख करोड़ रुपए आपने 5 साल में खर्च किए हैं। आप कृपया एक तरफ लिख देते, इतना पैसा मिला, इतना खर्च किया, तो हमें लगता है कि हमने अपने हमारे आसपास वो पैसा कहीं खर्च हुआ है। शौचालय खुले पड़े हुए हैं। किसानों की स्थिति ये कि हमारे क्षेत्र में 1,000 रुपए 1200 में धान बेकार लागत 1300 रुपए है। किसानों घर जाइए तो बेचारों के यहाँ जो सिलेंडर थे वो और काम आ रहे हैं, बैठने काम आ रहे हैं, क्योंकि 500-400 का उन्होंने 800 कर दिया। तो सवाल इस बात का है कि आम आदमी, देखिए मैं अपनी बात नहीं करता हूं, मैं आम आदमी की बात करता हूं। और अखिलेश जी की जो रैलियां हुई हैं, रैली कभी नहीं की उन्होंने तो केवल एक यात्राएं की है। उन यात्राओं में उमड़ा जनसमुदाय है, वो बता रहा था अगर जनता परेशान ना होती तो अखिलेश जी के साथ नहीं निकलते। मार्च के बाद ही भाजपा के नेताओं की इतनी बौखलाहट बढ़ गई थी कि केवल एक बात कह के रह गए। अच्छा, आप कल्पना करिए, मुझे ताज्जुब होता है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या उनका जो स्टाफ है, हम तो स्टाफ मानते हैं, वो किसी काबिल थोड़ा ही है। अब अमित शाह जी को आप क्या मानते हैं कि स्टाफ है वो तो ये। तो ऐसे लोग सड़कों पे आके पर्चे बांट रहे। मैंने इटावा में देखा कि नड्डा जी एक पतली से गली में वोट मांग रहे थे, रास्ता बंद थी, मैं दूसरे तरफ से निकला तो 100 आदमी के साथ जब राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़क पे वोट मांग रहा है, इसका मतलब एक शेर है फराग उर्वी साहब का कि बहुत पहले से उन कदमों की आड़ जान लेते हैं, तुझे ये जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तो दूर से जिंदगी की पहचान हुई है। किसान परेशान है, किसान कुचला गया, किसान मारा गया।
अच्छा, ठीक है मैं यादव आपसे साहब, कहता आपका ये हूँ, मानना है कि इस बार जो वोट लोगों ने पोल किया है वो किसान के मामले को लेकर पश्चिम उत्तर अरे प्रदेश में भाई लोगों ने बिल्कुल वोट है, किया है। किसान हमारा ठीक अन्नदाता है है, 70% गोयल हमारे साहब, किसान मजदूर है, गोयल साहब से मैं जवाब लूंगा। 70% दुखी ठीक है, होंगे, तुम्हारा देश दुखी होगा। ठीक है, मैं गोयल आज साहब से इसके जवाब नाम पर लूंगा। मैं गोयल वोट साहब मिला का है। ये कहना है कि इस बार किसान ने या जिस भी व्यक्ति ने वोट किया विकास के नाम पर वोट किया, लेकिन आपको लगता है कि किसान का जो मसला था वो वोट का कांड रहा। मैं आ रहा हूं आपके पास, एक दर्शक मेरे साथ है, प्रदीप राजस्थान से। ठीक है सर, विकास है, यादव साहब आ रहा हूं, एक 12-17 दर्शक मेरे साथ है, आ रहा हूं आपके पास। प्रदीप राजस्थान से दर्शक मेरे साथ है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर नमस्कार, कहिए। जी। ये जो यादव साहब बता रहे हैं, मुझे थोड़ा टाइम दे आप, 1 मिनट। हाँ सर, 30 सेकंड। हमारे देश में जो प्रधानमंत्री जी जिस तरीके की रैलियां करते हैं, योगी जी जिस तरीके की रैलियां कर रहे हैं, तो उस तरीके से उनसे पार नहीं पड़ेगी समाजवादी पार्टी वाले, उनके सामने टिक ही नहीं सकते ये लोग जी। पूरी ध्रुवीकरण की राजनीति हमारे प्रधानमंत्री योगी जी कर रहे हैं। आज आप देखो, गृह राज्य मंत्री के बेटे की जमानत होने वाली है, हो गई शायद, मैंने सुना है हो चुकी है। मैं भी 8 में गया था, 5 रुपए किलो आलू बिक रहा है, मैं भी आज बाजार आया हूँ, 5 रुपए किलो आलू बिक रहा है। किसान कहाँ जाएगा किसान? और डीजल पेट्रोल की थोड़े दिन पहले हम बात करते थे, आग लग रही थी डीजल पेट्रोल में, अभी डीजल पेट्रोल पे कोई नहीं बोल रहा। ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ चुकी है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद देखना आप, देश में हाहाकार मच जाएगा। और मैंने परसों के दिन मेरा खुद का लहसन बेचा है मंडी में, 800 रुपए क्विंटल लहसन बिका है, मात्र 800 रुपए क्विंटल, जो उल्टे जेब के 50 रुपए 40 किलो पे मैंने जेब से रखे हैं। उस पे 60 कंटेनर लहसन विदेश से आ रहा है रोज। ये कंडीशन हमारे देश के किसानों की। चलिए, आपने किसानों की समस्या को लेकर बात रखी, दूंगा आपने। चलिए शुक्रिया प्रदीप जी। आ रहा हूं आपके पास। मैं यादव साहब, गोयल साहब मेरे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए, उनसे जरा आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं। गोयल साहब, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ हाँ, बोलो, बताओ भाई, तो बोलो। गोयल साहब, आपने कहा विकास को लेकर लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन अशोक यादव सपा नेता, सपा के पूर्व मंत्री तो ये कह रहे हैं कि किसान के नाम पर वोट पड़ा है, किसानों की तकलीफें, किसानों की नाराजगी, वो इस बार चुनाव का मुद्दा रहा है। देखो, यादव जी को कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं, चुप तो रह नहीं सकते। मैं ही कहना था, किसानों को सम्मान निधि हम दे रहे हैं, इनकी इन्होंने क्यों नहीं दी अपने टाइम के अंदर? छोटे किसानों के लिए हम आप लगातार उनके पास पैसा भेज रहे हैं और किसानों की पूरी मदद कर रहे हैं। किसानों के हित में कानून लाए, किसानों ने नहीं कि तुमने हम उनकी बात को मानते हैं, उनको वापिस लिया। किसान अपनी फसल कहीं भी बेचे, उसको पूरी तरीके से छूट दी। किसान की आय बढ़े, इसके लिए पूरा काम करा। किसान को यूरिया खाद समय पर मिले, इसकी व्यवस्था करी। नीम कोटी का यूरिया खाद पर नीम कोटी चढ़ाई, वो व्यवस्था करी। किसान के लिए पीने का, किसान को सिंचाई का पानी पूरी तरह से उपलब्ध, वो कराया। किसान की खेती की जमीन बढ़े, वो करवाया। और निश्चित तौर पर जो सड़कों का जाल बिछा, इसमें भी किसान की जो फसल है उसके आने जाने में सुविधा हुई। आज छोटा किसान पूरी तरीके से खुशहाल है। आज जो मझला किसान है पूरे खुशहाल है और किसी किस्म की गुंडागर्दी नहीं हो रही, कोई झगड़े नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं लग रहे। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और बाकी विपक्ष के होने के नाते उनका बोलना है, वो बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं तो ये मान लूं गोयल साहब की पहले चरण के जो नतीजे आएंगे, क्योंकि पहले चरण की जो वोटिंग हुई है उसका जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो ये मान लिया जाए कि जो बात आप कर रहे हैं उसके हिसाब से नतीजे हैं, उनको स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। बिल्कुल, हर सूरत में भारी बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं ये जिस तरीके से कांग्रेस का, बीएसपी का सफाया है, अगली इस बार समाजवादी पार्टी का भी सफाया होना निश्चित है। ठीक है, बने रहे मेरे साथ। यादव साहब, सुना आपने, दावे के साथ कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी, अच्छे खासे अंतर से पहला चरण हम जीतेंगे। और जो बातें उन्होंने कही हैं, उन बातों के आधार पर पहले चरण में बढ़िया सीटें लेकर आएगी भारतीय जनता पार्टी। 58 में से 55-56 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि जिस तरह की बातें ये लोग करते हैं, ये सड़क दे दी, वो दे दी, मतलब ये तो 50 साल पुरानी बातें हैं। इस देश में 12 से 17 तक इतना विकास हो गया था, मेडिकल कॉलेज, सड़कें, मतलब अभी मोदी जी आए थे लखनऊ, एक पत्रिका में फोटो छपी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जब वो राजभवन से लेके आए थे पुलिस हेडक्वार्टर तक, तो 14 ऐसे प्रोजेक्ट थे, सड़क दिखाई गई थी, वो शानदार, जिसमें एकाना स्टेडियम भी था। एक आदमी का सोच कितना बड़ा है। अच्छा, ये बात बैंक ये कह रहे थे कि कानून व्यवस्था की बात करते हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, एक बात आपको याद दिलाता हूं अखिलेश जी के व्यक्तित्व के बारे में। आज से जब सरकार थी हमारी 2015 में, तो सुल्तानपुर के एक नेता जो मंत्री थे बड़े, उनकी डीएम बड़ी खूबसूरत थी, कह दिया कि जितनी खूबसूरत डीएम है उतने ही सुंदर हम ये सड़क और सब शहर बनाएंगे। इसी बात पर उन राजा राम जी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त अखिलेश जी ने कर दिया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर व्यवस्था कानून की बात है, अभी राजा भैया ने कोशिश की शामिल होने की, साफ कह दिया, जाके वहीं जाके कहा है
कि बड़े जुल्म किए इन्होंने जनता पर, अब जुल्म का जवाब देने का वक्त आ गया है। एक आदमी राजा भैया को दूर कर रहा है, एक आदमी ओबीसी को दूर कर रहा है, एक आदमी अतीक अहमद, जितने भी ये मुख्तार वगैरह है, सबको दूर कर रहा है अपने। यानी नजदीक है हमारे, कहना चाहते हैं आप यादव साहब, ये कहना चाहते हैं कि कभी नजदीक हुआ करते थे हमारे, ये मानने के लिए तैयार है आप लोग? जो बात नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है कि पहले माफिया राज होता था, उसको आप स्वीकार कर रहे हैं? माफिया राज, मैं एक बात कहता हूँ आपसे, उनका नारा है नई हवा है, नई सपा है। आप देखिए, निश्चित मानिए आज के तारीख में उनके साथ जो उमड़े लोग, मतलब ताज्जुब मानता हूं, मैं तो ताज्जुब करता हूं, एक आदमी अकेला लड़ रहा है, उनके साथ आज जैन जी आ गए, बड़ी कोशिश की जैन जी को तोड़ने के, लेकिन मना कर दिया उन्होंने। उनके साथ राजभर आ गए हैं, उनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए हैं, इतने लोग उनके साथ जुड़ गए आके, हर जात बरादरी का नेता बड़ा ज्यादातर तो ये वही लोग है ना कि सत्ता की बलाई लोग खा चुके हैं। अब ये क्यों आ रहा है ये तो अलग विषय है, सत्ता की बलाई खा चुके लोग। देखिए एक हमारा शेर है, मैं शायरी भी करता हूँ वैसा, कभी आपसे मुलाकात होगी कि एक है कि छोड़ जाएंगे ऐसे निशान जिसपे चलता रहेगा जहां, और कैद में क्यों परिंदे रहें, दे दो उनको खुला आसमां। इस भाजपा के अंदर कभी भी किसी नेता को न बोलने की ताकत है, न कहने की ताकत है। 4 आदमी पार्टी चला रहे हैं, इन 4 के अलावा किसी नेता के न बयान आते हैं, और बयान आते भी अगर हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। मोदी बोलते केवल मोदी बोलते हैं। तो सपा पर भी तो यादव साहब, सपा पर भी तो परिवारवाद के आरोप लगते हैं, समाजवादी पार्टी पर भी तो परिवारवाद के आरोप लगते हैं। ये बने नहीं, बात रखें आप। आज अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपसे जानना चाहते, दूसरा बता दीजिए अपर्णा क्यों चली गई? वो चुनाव लड़ना चाहती थी, उन्होंने कहा परिवार से अकेला मैं लड़ूंगा। शिवपाल सिंह की अलग पार्टी है, अलग। तो ये मान ले यादव साहब कि पहले चरण के नतीजे आएंगे, पहले चरण के जो नतीजे होंगे वो जो बात आप गिना रहे हैं उसी। और कितनी सीटें सपा आरएलडी गठबंधन जीत रहा है पहले चरण में, जरा बता दीजिए। 50 तो है ही, 50 को तो आप ऐसे मान लीजिए कि एक बयार चल रही है, एक हवा चल रही है। उस हवा में देखिए किसान तो पीड़ित था ही, किसान तो एडामेंट था इस बात के लिए कि हमें इस बार सरकार बदलनी है, और विकल्प केवल अखिलेश यादव और जयंत जी हैं जी। तो चौधरी चरण सिंह की पवित्र भूमि है वो, वहां तो 50 सीटें लेकर हमें आना ही है। चले, और 385 सीटें हमारी कम नहीं आनी है। यादव साहब, आपका ऐसा दावा है कि आप लोग 50 से ज्यादा सीटें 58 में से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े, उनका दावा था कि हम 55 से 56 सीटें जीतेंगे, लेकिन ईवीएम में जनता ने सभी उम्मीदवारों के 623 उम्मीदवारों के किस्मत को कैद कर दिया है। अब उसके बाद 10 मार्च को परिणाम सामने आएंगे तो साफ होगा कि 58 सीटों पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता उसने किसके नाम पर मोहर लगाई है, और कौन जो है पहले चरण में बढ़त हासिल करेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। और अशोक यादव जी, अनिल गोयल जी, आप दोनों इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। हम चर्चा इसी मसले को लेकर कर रहे थे, 1-2 लोगों के सवाल भी सामने आए कि महंगाई भी मसला है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार जिस तरह से बढ़ रहे हैं परेशानी का कारण है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या चुनाव के दौरान, पहले चरण के चुनाव के दौरान विकास के नाम पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई, या फिर बयानबाजियां ज्यादा देखने को मिली, सर्दी गर्मी का जिक्र हुआ, चर्बी का जिक्र भी हुआ। ये चीजें ज्यादा काम करेंगी, जाति पाति इसमें ज्यादा काम करेगा, इसमें किस उम्मीदवार को किस पार्टी ने टिकट दी वो काम करेगा, या वाकई में ईमानदारी के साथ लोग ये सोचेंगे कि कौन काम हमारे लिए कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, वो किसी पार्टी का उम्मीदवार क्यों ना हो, इसके हिसाब से नतीजे आएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा। और पहले चरण के हिसाब से वोटिंग हुई है, उसका संदेश बाकी 6 चरणों के इस मतदान के दौरान किस तरीके से जाएगा, कौन उसको बेहतरी से वहां तक ले जा पाने में कामयाब होगा, वो भी बड़ा फैक्टर काम करता है। देखा जाता है कि पहले चरण में जिसके पक्ष में निचले कुछ लोगों को ग्राउंड पर जानकारी हो जाती है, पत्रकार जमात के लोग होते हैं या फिर और जब तमाम तरह के लोग जो इन चीजों पर रिसर्च पर काम करते हैं, सर्वे करते हैं, वो बता देते हैं कि किस पक्ष में जो है माहौल बन रहा है। वो चीजें अगले 6 चरणों तक जाएंगी तो उसमें किसको फायदा किसको नुकसान होगा, इस पर भी नजर बना के रखेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।